आज हम जो पोइम पढ़ेंगे उसका टाइटल है शेडवेल, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है। इस पोइम को पढ़ने से पहले हम इसके पोइट के बारे में जानना चाहेंगे, जो हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन 1631 में जन्म हुआ और 1700 में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो पोइम है शेडवेल, ये एक व्यंग्य है। शेडवेल इनके एक समकालीन कवि थे, उनके ऊपर ये व्यंग्य किया गया है उन्होंने। और एक लंबी पोइम लिखी थी उन्होंने, मैक फ्लैक्नो, उसका ये एक हिस्सा है, शुरू का एक पार्ट है, कुछ लाइनें ली गई हैं, उसको टाइटल दिया गया है शेडवेल। और सबसे पहले इस पोइम को जब हम उससे पढ़ें उससे पहले हम उसकी स्टोरी, इसकी इस पोइम की लिखने की स्टोरी हम देखना चाहेंगे कि इंग्लैंड जब ड्राइडन के टाइम पे था ना, तो वो उस समय दो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज थी, और वो विग्स और टोरीज में बटा हुआ था राजनीतिक रूप से पूरा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है, ये जो टोरीज लोग थे वो राजा के प्रशंसक थे, और विग्स थे वो राजा को समाप्त करना, राजशाही समाप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो है ये उनके बीच में एक झगड़ा शुरू हुआ। तो जेम्स स्कॉट जो थे वो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ थे, और वो चार्ल्स सेकंड के अवैध संतान थे। और विग्स जो है उन्होंने उनको अपना ये बता दिया कि भाई आप हमारे अगले राजा होंगे, आप हमारे अगले हेड होंगे, क्योंकि वो भी चार्ल्स सेकंड के पुत्र थे, चाहे वो अवैध हों, तो उन्होंने अपने बना दिया। तो शाफ्ट्सबरी के जो अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी थे, वो विग्स के एक लीडर थे। बड़ी चालाकी से उन्होंने जो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ थे उसको, उनकी इच्छाओं को जागृत किया कि भाई आप अगले राजा हमारे बनोगे। और इस प्रकार से झगड़ा शुरू हो गया कि भाई कौन राजा बनेगा। इस प्रकार से उन्होंने जो है एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करनी शुरू कर दी। और यही इस एब्सलम एंड अकिटोफेल का मुख्य पार्ट बनता है, जो एक इस नहीं जो एब्सलम एंड अकिटोफेल उनकी एक बहुत बड़ी लंबी कविता है, उसका जो है विषय बनता है। अब क्या हुआ कि जो आप ये कह सकते हैं कि जो अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी थे उन्होंने उकसाया उनको, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी को, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को उकसाया। तो उनको कहा कि आप जो है राजा बनेंगे। इस प्रकार से जो है शाफ्ट्सबरी को राजा उकसाने के लिए अरेस्ट करवा देता है, गिरफ्तार करवा देता है कि आपने मेरे खिलाफ उकसाया है मेरे इस अवैध संतान, अवैध पुत्र को। और बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो विग्स जो उसकी पार्टी के लोग थे उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, उस जो वो छोड़ा गया तो बड़े खुश हुए, और उनके सम्मान में एक मेडल दिया गया। अब ड्राइडन ने जो है इसके ऊपर भी एक पोइम लिख दी, क्योंकि वो राजा के खास थे, द मेडल उस पोइम का टाइटल था। और उनके उसके ऊपर व्यंग्य किया कि भाई किस तरह से शाफ्ट्सबरी को उन्होंने मेडल दिया है। इसके बाद द मेडल ऑफ जॉन बेस लिखी थॉमस शेडवेल ने, जो इनके प्रतिद्वंद्वी कवि थे, जो थॉमस शेडवेल थे, उन्होंने ये इसके जवाब में द मेडल ऑफ जॉन बेस नाम की पोइम लिखी। फिर ड्राइडन ने फिर एक पोइम लिखी, मैक फ्लैक्नो, जो ये जिसमें से ये पोइम ली गई है। मैक फ्लैक्नो, मैक का मतलब होता है सन, पुत्र, और फ्लैक्नो मतलब, फ्लैक्नो एक बहुत पुराना जो है पुराने समय पर कवि थे, बहुत ही बुरे से कवि थे वो। तो इस प्रकार से जो है ना इस पोइम का जन्म हुआ। उसके ऊपर जो है मैक फ्लैक्नो यानी फ्लैक्नो का पुत्र शेडवेल के ऊपर डायरेक्ट ये व्यंग्य किया गया है। अब हम ये पोइम पढ़ेंगे। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। देखिए ह्यूमन थिंग्स कह रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के बजाय ह्यूमन थिंग्स कह रहा है, तो वो समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। कहता है कि सारे के सारे मानवों को मरना है। एंड व्हेन द फेट समन्स, और जब अंतिम समय बुलाता है, मोनार्क्स मस्ट ओबे, तो मोनार्क्स बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी उसका पालन करना पड़ता है, उसकी आज्ञा का। दिस फ्लैक्नो फाउंड, इस फ्लैक्नो ने पाया, फ्लैक्नो नाम का एक स्टूपिडिटी का जो राजा था उसने पाया। हु लाइक ऑगस्टस, ऑगस्टस एक महान राजा हुए हैं जो छोटी उम्र में ही राजा बन गए थे। यंग वाज कॉल्ड टू एम्पायर, यानी मूर्खता के राजा बन गए थे फ्लैक्नो। जैसे ऑगस्टस अपने एम्पायर के राजा बन गए थे छोटी उम्र में, वैसे ही फ्लैक्नो भी छोटी उम्र में ही मूर्खता के राजा बन गए थे। एंड हैड गवर्न लॉन्ग, और लंबे समय तक राज किया। उसी प्रकार से फ्लैक्नो ने भी मूर्खता के शासन पर राज किया। इन प्रोज एंड वर्स वाज ओन्ड,
प्रोज में, गद्य और पद्य में उनको माना जाता था विदाउट डिस्प्यूट, बिना किसी झगड़े के, थ्रू ऑल रेलम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, सारे के सारे नॉनसेंस के क्षेत्रों में एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से मूर्ख माना जाता था। दिस एजेड प्रिंस, यह अब बूढ़ा जो राजा हो चुका है, नाउ फ्लरिशिंग इन पीस, अब बिल्कुल शांति की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मौत की तरफ बढ़ रहा है, एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ ए लार्ज इंक्रीज, और भगवान की तरफ से उनको आशीर्वाद है कि अपने जैसे उसने कई पुत्र पैदा किए। वर्न आउट विद बिजनेस, अब अपने उस कार्य से थक चुका है, बुरी बुरी जो है मूर्खतापूर्ण बातें लिख कर वो थक चुका है। डिड एट लेंथ डिबेट, उसने अपने आप से बहस की, सोचा। टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, कि भाई अपने राज्य को कैसे, अब अपना उत्तराधिकारी, उस मूर्खता के राज्य का उत्तराधिकारी उसका कौन होगा। एंड पॉन्डरिंग, और सोचते हुए, विच ऑफ ऑल हिज सन्स वाज फिट, कि उसके सारे पुत्रों में से कौन सा फिट था, टू रेन एंड वेज इमोर्टल वार विद विट, कि किस तरह से जो अनंत युद्ध बुद्धिमत्ता के साथ छेड़ सकता है, यानी मूर्खता का कौन महान राजा बन सकता है, उसने अपने आप को सोचा। क्राइड, एकदम से चिल्ला पड़ा। इट इज़ रिजॉल्व, कि फैसला हो गया। फॉर नेचर प्लेट्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, कि क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही कहती है कि जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है वही आदमी मेरे बाद राजा बनना चाहिए। शेडवेल अलोन, अकेला शेडवेल मेरा पुत्र है, जो माई परफेक्ट इमेज बियर्स, जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखने में है, बिल्कुल मेरी जैसी इमेज में है। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, बचपन से ही, छोटी उम्र से ही वो पूर्ण मैच्योर है, पूर्ण परिपक्व है डलनेस, मूर्खता के अंदर। शेड्यूल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स, सारे मेरे पुत्रों में से अकेला मेरा पुत्र ऐसा है। इज ही, जो वो है, हु स्टैंड्स कन्फाउंड इन फुल स्टूपिडिटी, जो पक्का स्टूपिड है, मूर्ख है, कन्फाउंड है ये। टू रेस्ट द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग में प्रीटेंस, के बाकी में तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, बाकियों को तो मीनिंग बहाने से किसी न किसी से। बट शेडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, लेकिन शेडवेल हमेशा नॉन सेंस रहता है, उसको कभी होश नहीं आता, बिल्कुल जो है वो हमेशा मूर्खतापूर्ण ही बातें करता रहता है। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, कभी कभी कुछ किरणें बुद्धिमत्ता की दूसरे मेरे पुत्रों पर पड़ जाती हैं। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक ए लूसिड इंटरवल, और थोड़ी देर के लिए वो अंदर घुस जाती हैं उनके दिमाग के अंदर, और थोड़ी देर के लिए वो होश में आ जाते हैं, यानी सेंस की बातें करने लग जाते हैं। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, लेकिन शेडवेल की जो एक रात की तरह से एक अंधेरा है उसके दिमाग के अंदर, जिसके अंदर कोई भी सेंस की बातें, अच्छी बातें, काम की बातें कभी उसके दिमाग में नहीं घुसती, हमेशा नॉनसेंस की बातें करता है वो। हिज राइजिंग फॉल्स प्रीवेल अपॉन द डे, दिन में भी जो है ना उसके दिमाग में धुंध उठती रहती हैं, कोई रोशनी जो है बुद्धिमत्ता की रोशनी उसके दिमाग में नहीं घुस सकती। बिसाइड्स, उसके साथ साथ, हिज गुडली फैब्रिक, मोटा शरीर, फिल्स द आई, उसको देखकर आँखें जो है एकदम से जो है ना आँखों के अंदर रोशनी आ जाती है उसको। फिल्स द आई, मतलब हमें ऐसा लगता है कि यस उसके और जो कुछ भी नहीं दिखता। एंड सीम्स डिजाइंड फॉर थॉटलेस मेजेस्टी, और ऐसा लगता है कि उसके शरीर को बनाया ही गया है बिना मतलब थॉटलेस के लिए, शानदार थॉटलेस आदमी के लिए। कोई भी जो है ना उसके अंदर वो हमेशा थॉटलेस रहता है, कोई सोच आ ही नहीं सकती। थॉटलेस एज मोनार्क ओक्स दैट शेड द प्लेन, उतना थॉटलेस, उतना मूर्ख जितना ओक का पेड़ होता है, 300 साल जिंदा रहता है, उसकी लकड़ी किसी काम नहीं आती, सिर्फ छाया देता है। इसी प्रकार से शेडवेल भी इस धरती पर बोझ के समान है। एंड स्प्रेड इन सोलम स्टेट, गंभीरता से वो फैला हुआ है। सुपीनली रेन, बिल्कुल शांति के साथ अपना जो है लेजीली, आलस के साथ वो जो है राज करता रहता है। हेवुड एंड शर्ली वर बट टाइप्स ऑफ दी, हेवुड एंड शर्ली दो कवि थे, वो भी तुम्हारे ही जैसे थे। द लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टोटोलॉजी, और आप जो है टोटोलॉजी हम कह सकते हैं कि जो आर्ट ऑफ सेइंग अ थिंग ऑफ डिफरेंट, इन कह सकते हैं हम अलग अलग तरह से बोलने की जो कला है उसके आप आखिरी पैगंबर हो। तो ये पोइम थी। अब हम इसके छोटे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें से यही है 4 चीज़ें आ सकती हैं। एक तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये विद्यार्थियों को तैयार करना है। दूसरा जो है ये कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा आएगा, एक स्टेंजा आएगा जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चंस में से
उसको उसमें से स्टेंजा में से छांटने हैं। तीसरा, ये छोटे क्वेश्चन आएंगे जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। तो इस तरह से 4 तरीके से इसको पोइम को करना है, स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेडवेल। हु वाज शेडवेल? शेडवेल कौन था? शेडवेल वाज अ कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ जॉन ड्राइडन, and at that time England was divided into two political parties, Tories and Whigs, and Dryden, who was a Tory, and Shadwell was a Whig, and both of them criticized each other. Second है, who was Flecknoe? This is also an important question. Flecknoe was an Irish poet of Dryden's age. He was a minor poet and playwright, and everyone disliked him because of his poor versifying. He was known for his dullness and stupidity also. Third question है, whom does Flecknoe choose for his successor and why? ये भी important question है, किसको चुनता है फ्लेक्नो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर और क्यों? Dryden has presented Flecknoe as the stupidest person. When he became old, he wanted to choose an heir, and he chooses Shadwell as his successor because he was mature in stupidity and dullness from his tender years. So, because he resembled him in stupidity. चौथा क्वेश्चन, what write about Shadwell's physical appearance in your own words? तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी शेडवेल की? शेडवेल was a fat person. He was very bulky, and his fatness attracted everyone's attention at once. And Dryden compared Shadwell's body to a big oak tree. Fifth question है, what is the reference to Heywood and Shirley? Is Dryden justified in comparing them with Shadwell? Heywood and Shirley were good writers of Dryden's age, but Dryden compares them with Shadwell. Some critics have agreed that both Heywood and Shirley did not deserve the contempt Dryden reserved for them. Means he is not justified in comparing them with Shadwell because they were poets of good quality. Explain. But Shadwell never deviates into sense. ये बड़ी important statement है कि it is a statement made by Flecknoe. Flecknoe himself tells about his son that he never deviates into sense even by mistake. He says that his other sons may sometimes be wise. They may say something of wisdom, but Shadwell never says anything wise even by mistake. It means that he is completely fool. He is completely devoid of sense and wisdom. He is not a wise person. This line means. अब आते हैं आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन, गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट शेडवेल, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक एक्सट्रैक्ट है मैक फ्लेक्नो का, तो इसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।